Hi, and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Vanode, co-founder of Alliance Educations. So this is second lecture of Cell, the unit of life. In today's lecture, we are going to study about exception to cell theory, then factors determining limit of cell size or volume, then different cells and their size and shapes, and types of cell. First of all, I want to tell you about Alliance Educations. Alliance Educations has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets, and lecture PDFs which help in revision, weekly tests, and quizzes. Keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short trick and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. अलायंस एजुकेशंस के बारे में और डिटेल जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं. विजिट करने के लिए आपको टाइप करना होगा www.allianceeducations.com. सो आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेक्चर, एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी. सबसे पहला एक्सेप्शन ऐसा है वायरसेस. ठीक है, पहला सेल थ्योरी में एक्सेप्शन आते हैं वायरसेस. वायरस में सेल मशीनरीज नहीं होती है. वायरस में सेल मशीनरीज नहीं होती है. मींस वायरस बेसिकली होता क्या है? एक वायरस मींस प्रोटीन कोट. क्या होता है? प्रोटीन कोट. एंड इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल एक तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा. दोनों में से कोई एक. दोनों नहीं रह सकते. ठीक है, वायरस में वायरस को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि एक तो आरएनए है, आरएनए कंटेनिंग वायरसेस, एंड डीएनए कंटेनिंग वायरसेस. सो इसमें क्या होता है? वायरस एक प्रोटीन कोट एंड उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए या फिर डीएनए होगा. बस इतना ही होता है. ठीक है, बट फिर भी उसे हम समटाइम्स ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हैं. ठीक है, सो जैसे कि हमने देखा सेल के बारे में कि जो सारी चीजें सेल में होनी चाहिए वो सब वायरसेस में नहीं है, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया. सेकेंड, इन सम ऑर्गेनिज्म बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू सेल्स. ठीक है, दे मे हैव न्यूमरस न्यूक्लियाई. जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो पैरामीशियम. ठीक है, सो पैरामीशियम की अगर हम बात करें, सो आप जैसे कि पैरामीशियम यहां पर देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे. पैरामीशियम इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर में रहता है. इट इज प्रोटिस्टा. कौन से किंगडम को बिलोंग करता है? ये प्रोटिस्टा को बिलोंग करता है. ठीक है, सो लेकिन यहां पर इसमें न्यूमेरस क्या पाए जा रहे हैं? इसमें न्यूमेरस न्यूक्लियाई है. कुछ सेल्स के अंदर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, बट इसमें ये डिफरेंशिएट नहीं किया जा रहा सेल्स में. एक आइडियली सेल को जैसा होना चाहिए, पैरामीशियम वैसा नहीं है, बट उसे भी हम सेल कंसीडर कर रहे हैं. देन राइजोपस. राइजोपस के बारे में आपको बता देता हूं. इट इज सैप्रोफाइटिक फंजाई. ठीक है, ये क्या होता है? इट इज सैप्रोफाइटिक फंजाई. ठीक है, उसका माइक्रोस्कोप में कैसा दिख रहा है वो आपको यहां पर दिखाया जा रहा है. ठीक है, इसमें न्यूमेरस न्यूक्लियाई होते हैं. राइजोपस में न्यूमेरस, एमसीक्यू के लिए आपको ये याद रखना है, राइजोपस. ठीक है, एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी. इसमें न्यूमेरस न्यूक्लियाई पाए जाते हैं एंड इट इज व्हाट? इट इज सैप्रोफाइटिक फंजाई. सैप्रोफाइटिक मतलब क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म विच लिव्स ऑन और गेट्स नरिशमेंट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म. जो डेड ऑर्गेनिज्म से नरिशमेंट लेता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? सैप्रोफाइटिक. एंड उशेरिया. सो उशेरिया में क्या होता है? इट इज येलो ग्रीन एल्गी. जैसे कि आप देख भी सकते हो, इट इज येलो ग्रीन एल्गी. सो इसमें भी बॉडी सेल्स में डिफरेंशिएटेड नहीं है. डिफरेंट सेल्स में ये डिफरेंशिएट नहीं की गई है. स्टिल इसको हम सेल में कंसीडर करते हैं. ठीक है, ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म इसे कंसीडर किया जाता है, जबकि डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में इसे डिस्टिंग्विश नहीं किया गया. बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू सेल. बेसिकली इसकी बॉडी जो है वो सेल्स में डिफरेंशिएट नहीं की गई है. एक मतलब यूनिफॉर्म है. ठीक है, सो यहां पे कुछ एक्सेप्शन है. तो हमने इस स्लाइड में 2 एक्सेप्शन के बारे में स्टडी किया. एक वायरस है जिसमें सेल मशीनरीज नहीं है बट फिर भी उसे ऑर्गेनिज्म कंसीडर किया जा रहा है. एंड दूसरे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे जो
जिनमें बॉडी जो है सेल्स में डिफरेंशिएट नहीं की गई है, स्टिल उन्हें ऑर्गेनिज्म कंसीडर किया जा रहा है। देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को भी सेल थ्योरी में एक्सेप्शन माना जाता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया क्या होते हैं, दे आर प्रोकैरियोट्स। क्या होते हैं ये? इन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। सो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस होता है क्या? नहीं, न्यूक्लियस नहीं होता। वेल डेवलप्ड इसमें मतलब न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और बहुत सारे ऑर्गेनल्स नहीं होते। बैक्टीरिया में कौन सा ऑर्गेनल पाया जाता है? एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। बैक्टीरिया में पाया जाता है राइबोसोम्स। क्या होते हैं? राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ओनली राइबोसोम्स। ठीक है, ये ऑर्गेनल पाए जाते हैं। राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, आरएनए से कोड रीड करते हुए ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। सो राइबोसोम्स पाए जाते हैं, बट बहुत सारे ऑर्गेनल नहीं पाए जाते। इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। देन इसमें काफी सारे ऑर्गेनल्स भी नहीं है, स्टिल इसे हम सेल अज्यूम करते हैं, सेल मानते हैं। देन आरबीसीज, आरबीसीज एंड सीव ट्यूब सेल्स कंटिन्यू टू लिव विदाउट न्यूक्लियस एंड अदर वाइटल ऑर्गेनल्स। आरबीसी के अंदर काफी सारे ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता है, स्टिल उसे हम सेल मानते हैं। बट क्यों नहीं होता होगा? रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं एमसीक्यू के लिए। जो मैच्योर आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, न्यूक्लियस होता है क्या? नहीं। न्यूक्लियस के साथ साथ इसमें कौन से ऑर्गेनल नहीं होते? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसके अंदर गोल्जी बॉडीज नहीं होती है, देन इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता। ठीक है, बट इतनी सारी चीजें नहीं है तो क्यों नहीं होती होगी? क्योंकि आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी के जो शेप है बाइकॉन्वेक्स, बाइकॉन्केव शेप है इसका। इसका कैसा शेप दिख रहा है? बाइकॉन्केव शेप है। बाइकॉन्केव शेप के लिए इसको इतने सारे ऑर्गेनल्स एलिमिनेट करने होंगे एंड इसका काम क्या है? ये प्रोटीन को कैरी कर पाए। ठीक है, इतने सारे ऑर्गेनल्स इसमें नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये काफी सारे अमाउंट में प्रोटीन कैरी कर पाए। और कौन सा प्रोटीन होता है आरबीसी में? हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, सो यहां पर ये सब क्यों नहीं है? इसमें क्यों नहीं है? बिकॉज इसे क्या कैरी करना है? हीमोग्लोबिन कैरी करना है। तो हम लिख सकते हैं ये सब क्यों नहीं होते हैं? इन ऑर्डर टू अकोमोडेट ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक है। देन इसके बाद प्रोटोप्लाज्म इज रिप्लेस्ड बाय नॉन लिविंग मटेरियल इन सरफेस ऑफ सेल्स ऑफ स्किन एंड कॉर्क। हमारा जो स्किन का सरफेस है, हमारा जो स्किन का सरफेस है उसे कहा जाता है एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहा जाता है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो एपिडर्मिस, इसके ऊपर का जो अपर मोस्ट लेयर है मोस्टली डेड होता है। ठीक है, एपिडर्मिस का इसमें तो प्रोटोप्लाज्म रहता ही नहीं है, काफी कम होता है। प्रोटोप्लाज्म किससे रिप्लेस किया जा रहा है? नॉन लिविंग मटेरियल से रिप्लेस किया जा रहा है। देन कॉर्क, कॉर्क क्या होता है? हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, पेड़ की जो छाल होती है, आउटर मोस्ट डेड पार्ट, ठीक है, तो उसमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, स्टिल उसको हम सेल में अज्यूम करते हैं, सेल कंसीडर करते हैं। देन कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू किससे बने होते हैं? इसमें कोलेजन फाइबर होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? कोलेजन होता है। देन इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। देन रेटिकल फाइबर्स कोलेजन के ही बने होते हैं। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। सो ये डिफरेंट थिंग्स होती है। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होते हैं? लॉट्स ऑफ इंटरसेल्युलर मटेरियल और मैट्रिक्स इन विच द लिविंग सेल आर एम्बेडेड। मतलब यहां पर क्या हो रहा है? कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहे हैं? लिविंग सेल को एम्बेड कर रहे हैं, पकड़ के रख रहे हैं। लेकिन हम कनेक्टिव टिश्यू को भी सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म में अज्यूम करते हैं, मतलब कंसीडर करते हैं, सेल मानते हैं। कनेक्टिव टिश्यू को भी सेल थ्योरी में इंक्लूड किया हुआ है। सो ये कुछ एक्सेप्शन थे सेल थ्योरी के लिए। देन फैक्टर डिटरमाइनिंग लिमिट ऑफ सेल साइज और वॉल्यूम। ठीक है, अब कुछ चीजें मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले एक टर्म की हम बात करेंगे, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो। न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो।
सो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो क्या होता है जानेंगे। सबसे पहले जो सेल है, सेल में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस कर रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। सो न्यूक्लियस, यहां पे न्यूक्लियस एंड अगर हम साइटोप्लाज्म का रेशो ले, साइटोप्लाज्म का अगर हम रेशो ले, सो अगर रेशो हायर आ रहा है, रेशो कैसा है? हायर है। हायर है मतलब इसका मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस का साइज जो है सेल के कंपैरिजन में ऐसा है कि वो पूरे साइटोप्लाज्म मतलब पूरा जो सेल है, सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर पा रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर पा रहा है। ठीक है, सो यहां पे क्या होना चाहिए? रिमेंबर, अगर न्यूक्लियस छोटा रहेगा और सेल बड़ा रहेगा तो न्यूक्लियस को पूरा कंट्रोल करने में डिफिकल्टी होगी एंड यहां पे जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म का रेट और कम हो जाएगा। स्टिल यहां पे कहा जा रहा है, ठीक है, सेल्स, स्मॉल सेल हैव हायर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो। जो छोटे छोटे सेल होते हैं, ठीक है, जो जितने भी सेल्स है उसमें न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो हायर है, मतलब न्यूक्लियस का साइज साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा ही है। स्टिल मेटाबोलिकली एक्टिव सेल्स कैसे है? ठीक है, ये स्मॉल है मतलब मेटाबॉलिज्म इसमें अच्छे से हो पा रहा है। मेटाबॉलिज्म कैसा हो पा रहा है? अच्छा हो पा रहा है। मींस न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म का रेशो अगर हायर है तो यहां पे मेटाबॉलिज्म कैसा हो पाएगा? मेटाबॉलिज्म अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का रेट कैसा रहेगा? हायर रहेगा। सो फॉर बेटर कंट्रोल, न्यूक्लियस को अगर सारी चीजें अच्छे से कंट्रोल करनी है, रिमेंबर इंपॉर्टेंट लाइन है, हायर सरफेस वॉल्यूम रेशो फॉर क्विकर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल्स एंड इट्स आउटसाइड एनवायरमेंट। ठीक है, यहां पे क्या होना चाहिए? अगर मटेरियल का एक्सचेंज सेल्स और उसके आउटसाइड के एनवायरमेंट में जल्दी हो, इसके लिए क्या होना चाहिए? सरफेस वॉल्यूम रेशो हायर होना चाहिए। व्हाट इज सरफेस वॉल्यूम रेशो? थोड़ा मैथमेटिक्स की ओर आ जाते हैं। जैसे यहां पे आप एक क्यूब देख सकते हो जिसका डायमेंशन है, इसकी हर साइड 2 सेंटीमीटर लेंथ की है। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? एक साइड का सरफेस एरिया, साइड स्क्वायर होता है स्क्वायर के लिए, तो 4 हो जाएगा, बट इसमें 6 साइड है तो 6 इंटू 4 24। सरफेस एरिया कितना हो गया? 24। ठीक है, 6 इंटू 4 24। और इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? एल क्यूब। सो 2 जा क्यूब कितना हो गया? 8। तो यहां पे सरफेस एरिया और वॉल्यूम का अगर हम रेशो देखें तो ये कितना हो रहा है? 24/8। सो 3 हो रहा है, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो 3। अब जैसे जैसे हम देखेंगे यहां पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे क्यूब का साइज बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? साइज बढ़ रहा है। सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो डिक्रीज हो रहा है। साइज बढ़ने के साथ क्या हो रहा है? सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब सेल को अब अज्यूम कीजिए क्यूब के जगह पे, क्यूब के जगह पे सेल को अज्यूम कीजिए, तो सेल भी जैसे जैसे बड़ा होगा तो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो कम होते जाएगा। अब सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा? मटेरियल का एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज स्लो होने लगेगा। उसके वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी स्लो होने लगेगी। तो इसीलिए सेल साइज को एक फैक्टर जो कंट्रोल करता है वो कौन है? सरफेस वॉल्यूम रेशो। सरफेस वॉल्यूम रेशो कैसा होना चाहिए? हायर होना चाहिए। सरफेस वॉल्यूम रेशो हायर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेल साइज स्मॉल होना पड़ेगा। सेल साइज को कैसा होना पड़ेगा? स्मॉल होना पड़ेगा। ठीक है, लार्जर सेल हैव लोअर सरफेस वॉल्यूम रेशो। जैसे कि आप देख सकते हो क्यूब का साइज बढ़ गया तो सरफेस वॉल्यूम रेशो कम हो गया, तो वैसे ही अगर सेल बड़ा रहा तो सरफेस वॉल्यूम रेशो और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो भी कम होगा। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, अगर हम सेल का साइज डबल कर दे, सेल का साइज जितना है उससे डबल कर दे, तो सरफेस वॉल्यूम रेशो 1/2 से डिक्रीज हो जाएगा। यहां पे भी देख सकते हैं ना, यहां पे साइज 2 से हमने 4 कर दिया। ठीक है, तो सरफेस वॉल्यूम रेशो एकदम आधे से कम हो गया। सरफेस वॉल्यूम रेशो कितना हो गया? आधे से डिक्रीज हो गया। तो सेल का साइज जैसे जैसे बढ़ते जाएगा सरफेस वॉल्यूम रेशो कम होगा। सरफेस वॉल्यूम रेशो कम होने की वजह से क्या होगा? स्लो मेटाबॉलिज्म होगा, गैसेस का एक्सचेंज, मटेरियल का एक्सचेंज भी स्लो होने लगेगा। ठीक है, सो सेल को एक्टिवली अगर काम करना है तो सेल का साइज स्मॉलर ही अच्छा है। सो ये वन ऑफ द फैक्टर है जो सेल साइज को लिमिट करता है। देन नेक्स्ट, और कौन कौन से फैक्टर है? एक तो हमने देखा सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशो, अभी हमने देखा। देन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो,
जो अभी हमने देखा कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो भी कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, ये कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ताकि सेल एक्टिवली काम कर सके। ठीक है, सेल कैसा काम कर सके, एक्टिवली काम कर सके, मतलब मेटाबॉलिज्म कैसा हो, फास्ट हो। मेटाबॉलिज्म कैसा होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। अब इसके अलावा और भी फैक्टर्स है, आपको उनके नाम पता होने चाहिए, जैसे कि रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म फास्ट होना चाहिए। देन एबिलिटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट टू पास आउटसाइड। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट आउटसाइड पास करने के लिए एबिलिटी। अब हमने देखा सेल साइज जितना छोटा रहेगा उतना फास्ट एक्सचेंज होने लगेगा, वेस्ट मटेरियल भी बाहर जाएगा। देन एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर मटेरियल टू रीच एवरी पार्ट ऑफ द सेल। सो सेल साइज छोटा रहेगा तभी जाके ऑक्सीजन या दूसरे मटेरियल सेल के हर पार्ट तक पहुंच पाएंगे, हर एक ऑर्गेनल तक पहुंच पाएगा, एंड वेस्ट मटेरियल भी इजीली सेल के आउटसाइड जा पाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया है कि सेल साइज और सेल वॉल्यूम को कौन कौन से फैक्टर लिमिट करते हैं। देन डिफरेंट सेल्स एंड देयर शेप। सो यहां पे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसके ऊपर काफी, आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें तो आपको दिखेगा काफी टाइम पूछा गया है, इनके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहला, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है। ठीक है, विच इज द स्मॉलेस्ट सेल। सो स्मॉलेस्ट सेल होता है माइकोप्लाज्मा का। किसका, माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा का एक टाइप पीपीएलओ। पीपीएलओ इसका फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो पीएलपीओ इसका साइज होता है 0.1 माइक्रोन। इसका डायमीटर कितना होता है, 0.1 माइक्रोन। आप यहां पे डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, रिमेंबर सेल वॉल नहीं होता। ठीक है, सारी बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, एक्सेप्शन इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता। माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट सेल। ठीक है, मोस्ट ऑफ द माइकोप्लाज्मा जो है उनका साइज कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर, एंड पीएलपीओ का साइज कितना है, 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, एंड बैक्टीरिया का यूजुअल साइज कितना होता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर। यूजुअल साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 3 to 5 माइक्रोमीटर। एंड विच वन इज द लार्जेस्ट सेल, इट इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अदर एग के साथ एग ऑफ ऑस्ट्रिच को अगर आप रिलेट करो तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच कितना बड़ा है, आप बता सकते हो इसका साइज कितना होता होगा। एग ऑफ ऑस्ट्रिच ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है, एंड एक एग का मास अप्रोक्स 1.3 केजी होता है। ठीक है, वन सिंगल एग का मास 1.3 केजी होता है। ठीक है, अब ह्यूमन बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज नर्व सेल। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल बॉडी के अंदर। ये 1 मीटर लॉन्ग भी हो सकते हैं। हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर नर्व सेल, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, नर्व सेल 1 मीटर लॉन्ग भी हो सकते हैं। एंड जो बॉडी में लॉन्गेस्ट नर्व सेल होता है वो कहां से कहां तक होता है, बेस ऑफ द स्पाइन टू द बिग टो ऑफ ईच फुट। ठीक है, हर एक पैर के जो बिग टो है वहां से लेके तो जो स्पाइन है, स्पाइन के बेस तक का लंबा नर्व, 1 मीटर लॉन्ग तक का नर्व हमारे बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद आरबीसी का साइज पूछा जा सकता है। आरबीसी का साइज कितना होता है, इट इज 7 माइक्रोन। जैसे कि आप देख सकते हो, आरबीसी का शेप होता है बाइकॉन्केव। ठीक है, इसका बाइकॉन्केव शेप है, दोनों साइड से कॉन्केव शेप बना हुआ है। ठीक है, सो यहां पर जो शेप है और इसका डायमीटर कितना है, 0.7। सो आई होप आपको ये स्लाइड में जितनी भी चीजें दी हुई है सभी अच्छे से समझ में आया है। देन सेल के डिफरेंट शेप होते हैं, जैसे कि डिस्क लाइक, अभी हमने देखा डिस्क की तरह से कौन होता है, आरबीसी होता है। देन पॉलीगोनल शेप। पॉलीगोनल शेप किसका होता है, पॉलीगोनल मतलब एक इरेगुलर शेप जिसमें 4 to 5 साइड्स हो या उससे भी ज्यादा साइड्स हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एपिथेलियल टिश्यूज और एपिथेलियल सेल्स। देन कॉलमनार। कॉलमनार कहां पे पाया जाता है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, कॉलमनार ये इस तरीके से दिखाई देते हैं। ये जनरली कहां पाए जाते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक।
एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, देन क्यूबॉइड शेप के होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, इवन इरेगुलर शेप भी पाए जाते हैं। एंड इनके शेप वैरी करते हैं क्योंकि उनके फंक्शन पे डिपेंड करता है कि उनको कौन से फंक्शन परफॉर्म करने हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी में ओनली सेल जो थ्रेड लाइक होता है वो होता है स्पर्म। सो इस तरीके से डिफरेंट शेप पाए जाते हैं। देन टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। टाइप्स ऑफ सेल, सेल को हम अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड एंड डी डिफरेंशिएटेड सेल्स में डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय अनडिफरेंशिएटेड सेल? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स मतलब होता है ऐसे सेल्स जो किसी भी टाइप में डिफरेंशिएट नहीं किए गए हैं। ठीक है, इसमें ह्यूमन बॉडी में अनडिफरेंशिएटेड सेल दो ही टाइप के होते हैं। एक होते हैं स्टेम सेल्स। कौन से स्टेम सेल्स? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, और दूसरे होते हैं एडल्ट स्टेम सेल्स। एडल्ट स्टेम सेल्स, ठीक है। सो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, जैसे कि हमें पता है जाइगोट फॉर्मेशन होता है ह्यूमन बॉडी में, स्पर्म एंड जब एग का फ्यूजन होता है, इससे क्या तैयार होता है? जाइगोट तैयार होता है। ठीक है, जाइगोट इज सिंगल सेल, फर्स्ट लिविंग सेल। ठीक है, फर्स्ट सिंगल सेल जो होता है जाइगोट होता है। देन जाइगोट के डिफरेंशिएशन से फर्दर इसका प्रोलिफरेशन होगा, सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन से एक अनडिफरेंशिएटेड सेल का मास तैयार होगा, जो अभी किसी भी ऑर्गन में या किसी भी टाइप के सेल में डिस्टिंग्विश नहीं किया गया है। ठीक है, उससे कोई दूसरे एक पर्टिकुलर टाइप का सेल नहीं बना हुआ है, तो इससे इसका फर्दर डिवीजन होगा और डिवीजन से तैयार होता है अनडिफरेंशिएटेड सेल। इससे क्या तैयार होगा? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, सो इन्हें कहा जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। इन्हें क्या कहा जाता है? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहा जाता है। देन ये किसी भी टाइप के सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। बोला जाता है अगर फीटस जब वो मदर के बॉडी के अंदर है, सो अगर मदर को कोई ऑर्गन फेलियर हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो अपने स्टेम सेल्स भेजता है रिपेयर करने के लिए। देन अनडिफरेंशिएटेड सेल के बारे में हम देखेंगे। अनडिफरेंशिएटेड सेल मतलब क्या होता है? ऐसे सेल जिसमें पावर ऑफ डिवीजन होता है, जो सेल डिवीजन कर सकते हैं एंड जो किसी भी दूसरे टाइप के सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो रिमेंबर प्लांट के अंदर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कहां पाए जाते हैं? स्टेम में एंड रूट में। ठीक है, जो स्टेम का एपिकल मेरिस्टेम होता है, जैसे आप यहां पर देख सकते हो एपिकल मेरिस्टेम, जो अपर मोस्ट ये पार्ट होता है। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट में एपिकल मेरिस्टेम जो पाया जा रहा है। ठीक है, रूट एपिकल मेरिस्टेम। सो ये इन्हें कहा जाता है अनडिफरेंशिएटेड सेल। अगर हम पेड़ का इतना पोर्शन कट करके जमीन में लगा दे तो इससे पूरा नया पेड़ तैयार हो सकता है। मतलब इसमें एबिलिटी है कि ये डिफरेंशिएट हो, मतलब इनका सेल डिवीजन होके ये खुद को डिफरेंशिएट कर सकता है बाद में। ठीक है, इनिशियली ये खुद कैसा है? अनडिफरेंशिएटेड, बाद में ये डिफरेंशिएशन करेगा डेवलप होके। ठीक है, वैसे ही वस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम मतलब जाइलम फ्लोएम, ये भी अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं। देन स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम ऑफ स्किन, जैसे आप यहां पे देख सकते हो स्किन के नीचे की लेयर, ये जो है एपिडर्मिस का ही पार्ट है। देन बोन मैरो, रिमेंबर जैसे कि मैंने आपको बताया था एडल्ट स्टेम सेल्स, तो वो कहां पे बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, एंड जाइगोट से हमने देखा था एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स तैयार हो रहे थे। तो ये है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स और स्टेम सेल्स। देन आते हैं डिफरेंशिएटेड सेल, डिफरेंशिएटेड और पोस्ट माइटोटिक सेल्स। डिफरेंशिएटेड मतलब जो डिफरेंट ऑर्गन में या डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन डिफरेंशिएट हो चुके हैं। ठीक है, जैसे दिस सेल आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। इनका डिफरेंशिएशन शेप में हो चुका है, साइज में हो चुका है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में हो चुका है। अब उनको एक पर्टिकुलर काम ही करना है। जैसे कार्डियक सेल्स, हार्ट पे उनका काम है पंपिंग। ठीक है, देन इंटेस्टाइन के सेल्स, इंटेस्टाइन में एंटेरोसाइट्स होते हैं। देन हिपैटोसाइट्स जो लिवर सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स जो ब्रेन में है। ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स जो बोन में है। सो इन्हें ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर दिया गया है एंड इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। दे आर स्पेशलाइज्ड सेल। डिफरेंशिएटेड सेल मतलब क्या होता है? दे आर स्पेशलाइज्ड सेल।
देन इट लीड्स टू बेटर ऑर्गेनाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर एंड हायर इफिशियंसी। डिफरेंशिएशन की वजह से क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, काम बांट दिए जाते हैं, तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के साथ सारे बॉडी के सिस्टम काम कर रहे हैं, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए तो हम ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज करते हैं। देन आता है डी डिफरेंशिएटेड सेल। डी डिफरेंशिएटेड सेल मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएटेड सेल, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं स्किन के सेल, ठीक है, स्किन सेल जो थे, ठीक है, दे आर डिफरेंशिएटेड। ये कैसे थे, डिफरेंशिएटेड थे। डिफरेंशिएटेड मतलब उनको एक स्पेसिफिक टाइप में डिवाइड कर दिया गया है, उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, लेकिन जैसे ही स्किन में इंजुरी होने लग गई, ठीक है, जैसे ही इंजुरी हुई तो यहां पे क्या हुआ, जिस पोर्शन में इंजुरी हुई इन्होंने क्या किया, ये अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में चले गए। अनडिफरेंशिएटेड जो हमने पहला देखा था, और इन्होंने क्या किया, टेक ओवर द फंक्शन ऑफ डिवीजन, ठीक है, बाय रिएक्टिवेटिंग सर्टन जीन। डिफरेंशिएटेड से अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में कैसे चले गए, इन्होंने रिएक्टिवेट किया कुछ जीन्स को, ठीक है, रिएक्टिवेट किया, किसे रिएक्टिवेट किया, जीन्स को रिएक्टिवेट किया, ठीक है, एंड डिफरेंशिएटेड स्टेट में चले गए। एंड उसके बाद इन्होंने क्या किया, सेल डिवीजन हुआ, और देखो वापस से आप जो सेल यहां से मिस हो चुके थे उनको वापस से बनाया, ठीक है। सो इसका हेल्प क्या है, हीलिंग ऑफ वुंड्स, देन रीजनरेशन इन एनिमल, जैसे हमने देखा लिजर्ड की अगर पूंछ कट जाती है तो फिर से नई वाली एक वहां पे उनकी टेल बनती है। सो इस तरीके से रीजनरेशन जो हो रहा है एनिमल में, तो यहां पर कौन से सेल यूजफुल रहते हैं, डी डिफरेंशिएटेड सेल। मतलब डी डिफरेंशिएटेड सेल मींस क्या होता है, ऐसे सेल जो डिफरेंशिएटेड थे लेकिन एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के वक्त, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ जीन्स को रीएक्टिवेट किया, उससे वो अनडिफरेंशिएटेड स्टेट सेल में चले गए। देन उन्होंने क्या किया, सेल डिवीजन किया, एंड जो सेल मिसिंग थे वो सेल को उन्होंने वापस वहां पर बना दिया, ठीक है। प्लांट्स में जो वेजिटेटिव प्रोपैगेशन होता है, जैसे प्लांट के कुछ पार्ट से नया प्लांट बन रहा है, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन, वो डी डिफरेंशिएटेड सेल के वजह से ही हो पाता है। देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हमें देखना है, बट मैंने ये पॉइंट स्लाइड में इसलिए डाले हैं ताकि आप इन्हें रीड कर पाओ। हम इनके बारे में डिस्कशन लाइव लेक्चर में करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसके बाद डीपीपी सॉल्व करना है, जिसका डिस्कशन लाइव लेक्चर में होगा। बट डीपीपी सॉल्व करने के पहले आपको एक बार ये पॉइंट्स रीड करने हैं, देन हम लाइव लेक्चर में इनका डिस्कशन करेंगे। सो डीपीपी 2 इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टीज आ रही है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसे पहुंचाइए। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए। हम आपकी स्टोरी डेफिनेटली शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।